everyone, exams are near, but why to fear when your प्रशांत भैया इज हियर। तो याद रखना, जब जब प्रॉब्लम आएंगे प्रशांत भैया आपके साथ खड़े हैं। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आज आ गया हूं अगला चैप्टर आपके लिए लेकर, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है भैया, वैलेंसी क्या होती है भैया, ट्रिक्स कुछ दे दो जिससे कि मैं सारे जो एटम्स होते हैं, एटॉमिक मास होता है, बहुत सारी चीजें याद करने को, आयंस होते हैं उनकी वैलेंसी होती है, ये सब कैसे याद करूं, इतनी सारी चीजें। मैंने बोला रुक जा यार, वाई टू फियर मैन प्रशांत भैया इज हियर। तुझे इतनी इतनी अच्छी टेक्निक्स दूंगा, इतनी नई नई चीजें सिखाऊंगा, और मस्ती मजाक करते करते अगले 1.5 घंटे के अंदर इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। सबसे पहले बता दो जोश मीटर कैसा है, एनर्जी कैसी है। एनर्जी एकदम अपनी हाई रहनी चाहिए, जितनी एनर्जी मेरी है उससे डबल तुम्हारी होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। मुझे पता है टाइम कम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि एग्जाम की रात वाले दिन ही देख रहे होंगे, बट एक चीज याद रखना, इंडियन रेलवे और इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में एक चीज कॉमन होती है कि दोनों का ही सेम माइंडसेट है कि रात को कवर कर लेंगे। रेलवे वाले भी बोलते हैं कि हम रात को कवर कर लेंगे, स्टूडेंट्स भी बोलते हैं पूरा सिलेबस रात को कवर कर लेंगे, और वही सिलेबस कवर करवाने के लिए मैं आ गया हूं। तो ध्यान से पढ़ते हैं, चलो चलिए। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह हम सब पढ़ेंगे, और इस लेक्चर के अंदर आपको लास्ट में मोल कॉन्सेप्ट भी आपको मिलने वाला है। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर, बुक्स के अंदर मोल कॉन्सेप्ट डिलीटेड है, तो मैं भी उतने डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बट हाँ 10 मिनट के अंदर जिन बच्चों के लिए आ रहा है उनके पेपर के लिए 10 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट का मैं समझा दूंगा। ठीक है, बाकी सारे तो पॉइंट्स होंगे ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और जो मैं पढ़ाऊंगा पेपर में आऊंगा। और याद रखना, अभी तक आपने ट्राई करके देख भी लिया होगा, जो भी प्रशांत भैया पढ़ाते हैं वो पेपर में आता है। कैसे आता है वो बात अलग है। चलिए अब तुम पढ़ना, सारी चीजें सुनना, और पेपर में ना आए तब बताना। चलिए आज देखते हैं कि भैया थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। भैया साइंस की क्लास में हिस्ट्री, हाँ भाई अपना ऐसा ही है, अपन हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे जिस दिन तुम बोलोगे। चलो तो देखो, हिस्ट्री में बड़ी शॉकिंगली ये जो एटम है ना, इसकी खोज किसने करी थी? एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम क्या था? महर्षि कन्नड़। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये बताया कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? धातु या फिर पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। और जब हम पदार्थ को तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट चीज के अंदर बन जाता है, जिसको उन्होंने बोला क्या? परमाणु। और उन्होंने ये बोला, ये जो परमाणु है ना, इसको और ज्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम और नहीं तोड़ सकते। मैंने कहा ठीक है, मैंने इनकी बात मान ली। मैंने कहा ठीक है महर्षि जी, आप एकदम सही कह रहे हो। फिर उसके बाद आए एशियंट ग्रीक के एक साइंटिस्ट, कौन थे? वो थे हमारे कौन? डेमोक्रिटस और क्या? लूसिफस। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि वो जो छोटा सा पार्टिकल है ना, उसका नामकरण इन्होंने कर दिया, जो कि इन्होंने बोल दिया एटम। इन्होंने बोल दिया कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जब तुम किसी भी चीज को देखोगे, चाहे मेरा हाथ है, पेंसिल, कोई भी चीज है, वो बना है एटम से। ठीक है, ये जो आप पेन देख रहे हो, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो आप मान सकते हो वो है एटम। हर एक चीज किससे बनती है? हर एक चीज बनती है आपके एटम से। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, एंटोनी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने 2 लॉ दिए, और ये जो 2 लॉ है ना, उसकी मदद से ही इस चैप्टर को आज हमें पढ़ना है। तो इन्होंने कौन से 2 लॉ दिए? तो याद रखना, इन्होंने बोला, इन्होंने पहली लाइन तो ये बोली कि ठीक है मैं मानता हूं एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैं बिल्कुल मानता हूं एटम की मदद से ही सारी दुनिया बनती है। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। मैटर के क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। उसके अलावा बहुत सारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी है, बहुत सारी नई चीजें भी हैं, बट याद रखना एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा होता है एटम। एटम की शेप कैसी होती है? स्पेयर टाइप का होता है। स्पेयर समझते हो? स्पेयर समझते हो? बॉल टाइप का। अब सोचो, तुम्हारी बॉल इतनी होती होगी, इतनी होती होगी, इतनी होती होगी, फुटबॉल इतनी होती है। अब एटम का रेडियस पता है कितना होता है? एटम का जो रेडियस होता है वो होता है 1 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁻⁹ मीटर। याद कैसे करोगे? नैनो के अंदर 9 आ रहा है, नैनो के अंदर 9 आ रहा है, यानी n आ रहा है, और उस n से तुम याद कर पाओगे कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इस टेक्निक से आप नैनोमीटर को याद कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो यानी उसका जो रेडियस है वो इतना ज्यादा छोटा है। देखो 10⁻⁹ यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, यहां पर ऊपर लिख देता हूं, 1/10⁻⁹ मीटर। बहुत ज्यादा छोटा, इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतना ज्यादा छोटा। और यही एटम
की आपकी डेफिनेशन है कि एटम क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बिल्डिंग ब्लॉक है, और जो उसका रेडियस है वो बहुत ज्यादा छोटा है। कितना है? नैनोमीटर्स के अंदर हम उसको काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, नैनोमीटर से भी और छोटा होता है, वो हम आगे सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, इट इज स्मॉल, और इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, बट ये चीज गलत है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अभी हम बात कर रहे थे हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोनी। तो उन्होंने क्या बोला? एंटोनी जी ने बोला कि भैया देखो, दो लॉ होते हैं। उन्होंने दिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। याद रखना, ये पेपर में आएगा। डिफाइन टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन दोनों लॉज को ध्यान से समझना। इनकी जो स्टेटमेंट है वो वर्ड बाय वर्ड याद करना, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर क्या करते हैं ना टीचर, वो अगर तुमने थोड़ा सा भी गलत वर्ड लिख दिया तो नंबर काट लेते हैं। तो देखना, सबसे पहले क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोनों समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। एंजॉय करो, बट नोटबुक पेन लेकर बैठो, नोटबुक पेन लेकर बैठो। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, एक शायरी तुम सुना देता हूं। शायरी क्या है बेटा? शायरी ये बोलती है कि ले चल मुझे दूर कहीं, ले चल मुझे दूर कहीं, जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल है वहीं। अरे बेटा पढ़ लो, पीछे देखो तुम्हारी मम्मी है खड़ी, मम्मी देख रही है बेटा, पढ़ ले चुपचाप, आजा। पहला जो लॉ है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखना बेटा, अब ये लॉ क्या बोलता है? पहली चीज, स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड याद रहनी चाहिए। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई रिएक्शन होती है, जब भी कोई रिएक्शन होती है, उस समय पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू दी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। या फिर इसकी स्टेटमेंट ये भी तुम लिख सकते हो, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, जो मास है वो सेम रहेगा। भैया समझ नहीं आएगा, एग्जांपल से समझाओ। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो तुमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर तुमने कंपाउंड लिया ए। ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। मान लो मैं एक वेइंग मशीन ले आया, एक वेइंग मशीन ले आया, उसके ऊपर मैंने कंपाउंड रखा जो कि था 20 ग्राम का। ठीक है, फिर मैंने एक और कंपाउंड रखा जो कि था 20 ग्राम का, एक और कंपाउंड। इन दोनों का वेट मिलके कितना हो गया? इन दोनों का वेट मिलके हो गया 40 ग्राम। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया और एक नया कंपाउंड बन गया। अब जब मैंने इस नए कंपाउंड को वेट करा, है ना, एक वेइंग मशीन के ऊपर वेट करा, तो वेट पता है कितना आएगा? वेट आएगा 40 ग्राम। यानी जितना मास यहां था उतना ही मास यहां रहा, मास बदला ही नहीं। मास बेटा बदलता नहीं है, मास तुम्हारे सच्चे मित्र की तरह है, मास बदलेगा नहीं। मास तुम्हारे धोखेबाज दोस्तों की तरह नहीं है जो कि समय आने पे बदल जाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, तो याद रखेंगे, मास बदलेगा नहीं, मास है सच्चा मित्र हमारा, हमेशा सेम रहेगा। बोलता है भैया जैसा मैं रिएक्टेंट में वैसा मैं प्रोडक्ट में। अच्छा भैया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं वो हमें समझ नहीं आ पाया, डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ऊपर ऊपर से समझा देता हूं। ध्यान से समझना, जब भी कोई रिएक्शन होती है, दो चीजें होती हैं। जो दो चीजें मिक्स की जा रही हैं, ये जो चीजें मिक्स करी जा रही हैं, इन दोनों को हम बोलेंगे क्या? कलेक्टिवली इसको हम बोलेंगे क्या? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि रिएक्ट करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे। ठीक है, और जो बन जाता है फाइनल जो बन जाता है रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट। और यही अपना कंजर्वेशन ऑफ लॉ बोलता है कि भैया जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही भैया प्रोडक्ट का। मास नहीं बदलेगा, मास हमेशा सेम रहेगा, इस बात को हमेशा याद रखना। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल, इस बात को हमेशा याद रखना। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए बेटा, अब भैया इसके ऊपर भी कोई सवाल ववाल आता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल आता है। जैसे कि देख, तेरे एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटी गिवन है 3.1। इस एक्टिविटी को समझ लेते हैं। इस एक्टिविटी में क्या दिया था? एक सोल्यूशन लिया x। देखो, एक सोल्यूशन लिया x। बेटा वो x नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो, ये है एक सोल्यूशन x। अब देखना बेटा, इस सोल्यूशन को आपने लिया x को, और एक सोल्यूशन लिया y। ठीक है, मान लो ये जो x सोल्यूशन था ये था 10 ग्राम का, इसको हमने कैलकुलेट करा तो ये आया 10 ग्राम का। ये y था, ये आया 20 ग्राम का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा? इन दोनों को मिक्स कर दिया, और जैसे हमने मिक्स करा एक नया प्रोडक्ट बन के बाहर आया। क्या आया बेटा? एक नया प्रोडक्ट आपका बाहर बन के आया। और जब हमने इस नए प्रोडक्ट को कैलकुलेट करा, इसका वेट काउंट करा, तो हमें पता चला ये जो नया प्रोडक्ट था ये पता कितने का था? ये नया प्रोडक्ट बन के आया 30 ग्राम्स का। यानी इन दोनों के सम के बराबर, यानी इन दोनों के सम के क्या बेटा? बराबर। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो इस एक्टिविटी से हमें समझ आया कि हाँ भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सच में पॉसिबल है। और यही आपकी एनसीईआरटी की एक छोटी सी एक्टिविटी है, जिसमें कि आप कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन लेते हो, सोडियम कार्बोनेट लेते हो, दोनों को मिक्स कर देते हो, और बस जब हमारा फाइनल वेट आता है प्रोडक्ट का वो एकदम सेम होता है। ठीक है, और यही होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आ जाओ भैया, और देखो क्वेश्चंस बड़े जरूरी होते हैं, सारे क्वेश्चन देख के जाना, कोई भी सवाल पेपर के अंदर दिख जाएगा। Give an example of this law of conservation of mass when applies to physical change। अब किसी मूर्ख बालक ने अगर ये पूछा कि फिजिकल चेंज क्या है, तो तेरे को मैं कैमरा में घुस के मारूंगा।
तेरे को मैं कैमरा में घुस के मारूंगा बेटा। याद कर ले, पिछले चैप्टर के अंदर केमिकल फिजिकल चेंज सब पढ़ाया था तेरे को। क्या होता है फिजिकल चेंज? जहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है उसको बोलते हैं हम क्या? फिजिकल चेंज। बताओ कोई एग्जांपल। मैं दूं एक एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आपकी आइस पिघल जाती है, यानी आपकी बर्फ, मान लो एक बर्फ है मेरे पास, ठीक है, ये मेरी बर्फ, इस बर्फ का जो वजन है वो है 20 ग्राम। इसको कभी आप पिघला के देखना, जो पानी बनेगा ना उस पानी को कैलकुलेट करना, तो जो पानी होगा वो भी होगा 20 ग्राम का। यानी फिजिकल चेंजेस के अंदर भी कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल होता है। बर्फ को पिघलाकर आप चेक भी कर सकते हो। चेक करो भैया, मेरी नहीं मान रहे तो चेक कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। अपन एकदम प्योर प्रूफ के साथ आते हैं, एकदम प्रूफ के साथ आते हैं अपन बेटा। चलिए बेटा आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, इस प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर के अंदर दिख सकता है। क्वेश्चन में बोल रहा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा? CO2, ये होता है ना फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का, इतना तो मालूम है। अभी फॉर्मूला बनाना भी आज सीखेंगे, बट इतना तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 12 ग्राम का क्या है कार्बन, और 32 ग्राम का क्या है, 32 ग्राम्स का है आपका ऑक्सीजन। बताओ जब इन दोनों को हमने रिएक्ट करा तो कितने ग्राम का आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? अरे भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितना है? 12 प्लस 32, जो कि हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका 44 ग्राम्स। तो इतना ही आपका CO2 बनेगा। ये तो हमने भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में समझ लिया। बस ऐसे ही सवाल आएंगे, है ना। बहुत बेसिक है। जिसको कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पता होगा वो आराम से कर लेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोलता है इन अ रिएक्शन 4.6 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्टेड विद 3.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, रिएक्शन हो रही है। अभी कंपाउंड पे ध्यान मत दो, अभी क्या है भैया ये बेरियम क्लोराइड देख के डर गए, अरे 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 भैया क्या पढ़ा दिया यार, आपने बोला था आसान पढ़ाओगे, क्या बोल रहे हो? सवर रख देखते जा, बस इतना देख, ठीक है। 4.6 ग्राम का है कोई कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड है 3.4 ग्राम का, ठीक है। फिर इन दोनों को मिक्स करा तो एक नया प्रोडक्ट आया, और दो प्रोडक्ट आए। एक प्रोडक्ट आया 2.8 ग्राम का और दूसरा प्रोडक्ट आया 5.2 ग्राम का। सवाल यह बोल रहा है शो दैट अबव ऑब्जर्वेशन इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी सवाल यह पूछ रहा है कि प्रूव करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। कैसे प्रूव करोगे? रिएक्टेंट का सम कर लोगे। रिएक्टेंट कौन कौन है? एक तो भैया ये रहा, एक भैया ये रहा, इनको जोड़ दो 4.6 प्लस 3.4। देखो तुम्हारे लिए बच्चों वाली कैलकुलेशन करनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि तुम बोलते हो भैया प्लीज कैलकुलेशन भी करा दिया करो। मैंने कहा ठीक है भाई ले, ठीक है। अब ये आ गया रिएक्टेंट का सम। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है एक तो ये, एक तो ये, इन दोनों को एक बार ऐड करना, 2.8 प्लस क्या है 5.2, तो ये भी आ जाएगा 8 ग्राम। तो यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर, और जब भी बराबर आ जाए तो ठोको ताली। मतलब ताली नहीं ठोकनी बेटा, क्या करना है? लिख देना है दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास। पकड़ लिया भैया, पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। चल आजा, अब बढ़ते हैं हमारे अगले लॉ की तरफ। चलिए भैया, एंटोनी बाबा जी का नाम लेंगे दिल से और बोलेंगे एंटोनी बाबा जी हमें बताइए प्लीज दूसरा लॉ क्या है। आप हमारी रिक्वेस्ट मानिए और हमें बताइए दूसरा लॉ क्या है। और ये जो दूसरा लॉ है ये किसने दिया था? ये दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने। और समझना बेटा, ये जो लॉ है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना। नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी बेटा, आजा देख। ये जो लॉ है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना। नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी बेटा, आजा देख। लॉ ये बोलता है द एलिमेंट इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड इज क्रिएटेड। भैया समझ नहीं आया? भैया बिल्कुल समझ नहीं आया? मैंने कहा देख तेरे को आसान भाषा में समझाता हूं। क्या आप जानते हैं कि आप भैया बिल्कुल समझ नहीं आया? मैंने कहा देख तेरे को आसान भाषा में समझाता हूं। मान ले तू गया रेलवे स्टेशन पे, कभी ट्रेन में तो बैठे होगे, बस में तो बैठे होगे। बस में जाकर तुमने देखा पानी की बोतल, एक पानी की बोतल होती है बिस्लरी, एक होती है ब्रिलरी, एक होती है ब्रिसली, एक होती है बिस्लरी। अलग अलग नाम होते हैं बट होता सब पानी है। अब ध्यान रखना, जब एक पानी है ना, चाहे तुम्हारे घर का पानी है, मेरे घर का पानी है, कहीं का भी पानी है, पानी होगा तो हमेशा बेटा H2O ही ना, पानी होगा तो हमेशा H2O ही ना, है ना। तो जो एक पानी है ना, जो कंपोजिशन है ना पानी का, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स है ना, वो सेम मास के प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे। यानी एक फिक्स्ड क्या होगा? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा,
एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा। हाइड्रोजन बोलेगा कि भैया मैं इतने ग्राम आऊंगा, जब ही मैं इतने ऑक्सीजन इतने ग्राम आऊंगा, और जब ये दोनों उतने ही ग्राम आकर मिलेंगे तभी पानी बनेगा, वरना पानी बनना पॉसिबल नहीं। यानी जब जब कोई भी कंपाउंड बनता है, जब कोई भी चीज बनती है, तो कैसे बनती है? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनती है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनती है। ठीक है, जब भी आपका पानी बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बोलेगा कि भैया मैं 2 ग्राम आऊंगा, ऑक्सीजन बोलेगा मैं 16 ग्राम आऊंगा, तभी जाकर ये बन पाएगा, है ना, तभी जाके बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए, अभी हम पढ़ भी लेंगे, बट इतना समझ लो, जैसे मान लो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का मान लो आप 16 ग्राम। ठीक है, अभी आगे बात भी कर लेंगे इसके बारे में। तो यहां पर है 2 हाइड्रोजन, यानी ये हो जाएगा 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। इनका रेशियो निकालो, इनका रेशियो निकालना बेटा, रेशियो निकालना आता है ना, डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 1:8, 1:8। यानी इसका यह मतलब है कि जब आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय मास 1:8 में होंगे, तभी तभी ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये फॉलो हो रहा होगा, यानी तभी आपका पानी बनेगा। अगर कभी भी हाइड्रोजन ने दगाबाजी करी और हाइड्रोजन अपने साथ एक भाई और ले आया, है ना, और हाइड्रोजन ने बोला कि मैं तो एक नया रेशियो बनाऊंगा जो कि होगा 3:8, तो इस रेशियो में कभी पानी नहीं बनेगा, है ना। अगर 3:8 में पानी बन जाए तो प्रशांत भैया का नाम बदल देना, पॉसिबल नहीं भैया, पॉसिबल नहीं भैया। ठीक है, कभी नहीं बनेगा, पानी हमेशा 1:8 में ही बनेगा। और यही बोलता है आपका क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये बोलता है कि याद रखना, जब भी कोई एक केमिकल कंपाउंड है तो उसके जो एटम्स है ना, वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जुड़े हुए हैं। और फिक्स्ड प्रोपोर्शन कैसे? बाय मास, यानी उनके मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जुड़े हुए हैं, तभी जाकर एक कंपाउंड बनेगा। जैसे कि आपका ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट में 4 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो कि बहुत काम करता है, एक जो कि ग्रुप प्रोजेक्ट को बस एक्सप्लेन करता है, एक जो कि प्रेजेंटेशन बनाता है, और एक वो जो कि कुछ नहीं करता। यानी चारों का योगदान होता है ना बेटा, तो मिल बांट की तो ग्रुप प्रेजेंटेशन कर पाते हैं बेटा, चाहे चौथे का कोई योगदान ना हो, बट फिर भी चारों का एक फिक्स्ड योगदान होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब भी आपका कोई वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा, तो याद रखना क्या होगा, एटम्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे, और इसे ही हम बोलते हैं क्या, इसे ही हम बोलते हैं आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, यहां पर वो आपका H2O वाला एग्जांपल भी दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन करें, चलो, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन देखो बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। ठीक है भैया, हमें पता है। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी हमें गिवन है कि पानी बनता है 1:8 में, इसी में ही पानी बनेगा। और हमें यह भी गिवन है बेटा, देखना कि हाइड्रोजन है हमारे पास 5 ग्राम, हाइड्रोजन है 5 ग्राम, हाइड्रोजन 5 ग्राम, और रेशियो हमें यही फॉलो करना है। अगर हाइड्रोजन 5 ग्राम हो गया, अगर हाइड्रोजन 5 ग्राम हो गया, तो ऑक्सीजन कितना होगा? अरे भैया इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे भैया इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 × 5 कितना होता है? 40 ग्राम्स। तो ऑक्सीजन की जो बेटा आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी आपको 40 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात समझ आई? क्या मजा आया? क्या कॉन्सेप्ट पकड़े? क्या पकड़ लिया कॉन्सेप्ट को अपने हाथ में? बोल, ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभार। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? हमेशा कांस्टेंट रहेंगे बाय मास। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अब पढ़ते हैं डेल्टन। अच्छा, इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस करा लेता हूं। मान लो ये बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें कार्बन और जो ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना, जो कार्बन और जो आपके ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना, वो हमेशा होगा 3:8। ठीक है, इसी रेशियो में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मान लो ये क्वेश्चन में गिवन है, और आपको एक क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम 6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, 6 ग्राम हम क्या ले रहे हैं? कार्बन ले रहे हैं, 6 ग्राम कार्बन हम ले रहे हैं। ठीक है, 6 ग्राम हमने क्या लिया? कार्बन। तो ये बताओ कितना ऑक्सीजन की जरूरत है? कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 3:8। कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 3:8। जल्दी बताओ, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 3:8। अगर 6 ग्राम कार्बन है, 6 ग्राम कार्बन है, ऑक्सीजन कितना लगेगा? अरे मूर्खो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना आ जाएगा? 6 ग्राम, जो कि हमारे पास है, और ये कितना आ जाएगा? 16 ग्राम। यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इस टाइप के सवाल आएंगे बेटा, मैं पहले ही बता रहा हूं, इस टाइप के सवाल आएंगे, ऐसे आप 1-2 सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे डेल्टन बाबा के पास और उनसे बातचीत करेंगे। 1 मिनट, जरा पानी पी लूं यार मैं, 1 मिनट देना। चलिए, डेल्टन बाबा जी की जय हो। शुरू करते हैं।
जॉन डेल्टन जी ने क्या बोला? अब ये जो जॉन डेल्टन था, बड़े इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने दी एक एटॉमिक थ्योरी। क्या दी इन्होंने बेटा? एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने एटम्स के बड़े मस्त मस्त पोस्टुलेट्स दिए, यानी बहुत सारी स्टेटमेंट दी, और ये जो स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी स्टेटमेंट, सारे पोस्टुलेट्स आपको याद करने, ठीक है। पहली चीज तो इन्होंने ये बोली कि ठीक है, कोई भी चीज होती है वो किससे बनती है? एटम से। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम। ये तो हमें पहले से पता था। अब उन्होंने पोस्टुलेट्स क्या की? ध्यान से देखना बेटा, एक एक स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला देखना, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी एटम्स को आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये इन्होंने दी स्टेटमेंट नंबर 2, जो कि आज के समय पर गलत मानते हैं हम इसको। अभी मैं बताऊंगा क्यों गलत मानते हैं, टेंशन मत लो। तुम चिल रह के बैठो यार, पढ़ा रहा हूं ना तुमको, यार पढ़ा रहा हूं ना तुमको, बस। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली? कि एटम्स जो है भैया वो इंडिविजिबल है, एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है भैया, पहला कि इंडिविजिबल है, एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है भैया, पहला कि एटम सबसे छोटा है। दूसरा, एटम को तोड़ नहीं सकते भैया, है ना, एटम कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। अगला, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। यानी ध्यान से समझना, अगर एक एलिमेंट है, मान लो कार्बन है, या फिर मान लो ऑक्सीजन है, मान लो हाइड्रोजन है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के जितने भी एटम्स हैं वो सारे एटम सेम होंगे, यानी उनके जो मास होंगे, हर एक एटम का मास सेम होगा, हर एक एटम का मास सेम होगा, है ना, हर एक एटम का मास सेम होगा। एक एलिमेंट होता है बेटा, एलिमेंट क्या है? कार्बन। मान लो उस एलिमेंट के अंदर बहुत छोटे छोटे क्या है? एटम्स हैं। तो जो सारे एटम होंगे वो एक जैसे होंगे। यानी ये बोला कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम रहते हैं, उनका मासेस सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम रहता है। अगला देखते हैं, atoms of different element have different masses and chemical properties। उन्होंने बोला अगर कोई अलग एलिमेंट आ जाए, मान लो एक हाइड्रोजन एक कार्बन, तो जो हाइड्रोजन है उसके एटम्स अलग होंगे, उनका साइज अलग होगा, उनका मास अलग होगा, और क्या उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। बट जो कार्बन के एटम है वो अलग होंगे। ये दोनों अलग अलग है। ऐसे इमेजिन कर सकते हो तुम कि मान लो ये तुम हो, है ना, ये तुम हो, और ये कोई तुम्हारा दूर का रिलेटिव है, तो आपस में तुम में क्या है? बहुत सारे गैप्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। यानी एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, वो जुड़ते जाते हैं, और क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं कंपाउंड्स। क्या बना लेते हैं? कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं बेटा? कंपाउंड्स। और याद रखना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं। किस में जुड़ते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। अभी बताया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस में जुड़े थे? 1:8 में। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी एक कंपाउंड के अंदर एटम्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, है ना, कि 1:8 वाली कहानी अभी मैंने आपको बताया ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, कि हमेशा जो भी एटम जुड़ रहे हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपके जुड़ रहे होते हैं। तो ये थे कुछ क्या? डेल्टन के आपके एटॉमिक थ्योरी। एक एक करके वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पहला उन्होंने बोला भैया एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। दूसरा उन्होंने बोला एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, एटम भैया ऐसा है अमर, एटम को नहीं तोड़ सकते अपन, एटम स्मॉलेस्ट है। फिर उन्होंने क्या बोला? फिर उन्होंने अगली बात ये बोल दी कि देखो, अगर एक एलिमेंट है उसके सारे एटम सेम होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मास वगैरह सब सेम रहेगा। फिर उन्होंने बोली कि अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उनके जो एटम्स हैं वो दोनों अलग अलग होंगे, उनका मास अलग होगा, सारी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। फिर उन्होंने बोला जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और फिर उन्होंने बोला ये जो मॉलिक्यूल बनता है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनता है, जो कि हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। ये सारी स्टेटमेंट उन्होंने दी। फिर अब आ जाता है ड्रॉबैक, और ये ड्रॉबैक बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब फिर उसके बाद जब डेल्टन जी मान ली हमने, डेल्टन की बात पहले मान ली, फिर उसके बाद हमें बाद में पता चला अरे भैया डेल्टन भैया तो झूठ कह रहे थे, डेल्टन भैया ने तो हमको पागल बना दिया। रे हैं, डेल्टन भैया ने बहुत सारी चीज हमें अधूरी पढ़ा दी। मैंने कहा क्या पढ़ाई? तो उन्होंने हमसे बोला कि भैया डेल्टन ने हमको बोला कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, बट मैंने तो एटम को तोड़ दिया। मैंने कहा है तूने एटम को तोड़ दिया, कैसे तोड़ा? मैंने कहा एटम को तोड़ा, उसमें क्या निकला? उसने बोला इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला, न्यूट्रॉन निकला, वो जो कि आप अगले चैप्टर में बेटा पढ़ोगे, इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये होता है कि पहली तो ड्रॉबैक उसमें यही है कि ड्रॉबैक मतलब समझ रहे हो ना कि कमी क्या है। तो पहली कमी ये है कि उसने बोला था कि तोड़ा नहीं जा सकता, बट भैया हमने तो तोड़ दिया, हमने तो क्या करा, उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल दिए। अगली चीज, डेल्टन बाबा कहे थे कि भैया
आपका अगर एक एलिमेंट है, आपका अगर एक एलिमेंट है उसके सारे एटम सेम होंगे, बट भैया ये बात तो गलत हो गई। कैसे गलत हो गई? क्योंकि कार्बन जो होता है, कार्बन के अलग अलग एटम्स होते हैं, कुछ होते हैं कार्बन 12, कुछ होते हैं कार्बन 14, अलग अलग होते हैं, उन सबके मासेस अलग होते हैं, जो कि हमें बाद में जाकर पता चला। तो यहां पर उसकी हो गई दूसरी चीज कि डाल्टन स्टेटेड ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम मास, बट हमें पता चला कि मासेस जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, डिफरेंट मासेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मासेस जो है वो बदल जाते हैं, मासेस बदल जाते हैं, और उनको हम आइसोटोप्स भी बोलते हैं। अगला देखते हैं आइसोबार्स। अब देखना बेटा, अब अगली चीज क्या हुई कि डाल्टन ने ये बोला था कि अगर कोई दो अलग अलग एलिमेंट है, मान ले एक्स एलिमेंट एक वाई एलिमेंट, तो उनके जो एटम्स होंगे उनके मासेस अलग होंगे। बोला था नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था, है ना। बट हमें पता चला कि ऐसे भी एटम्स हैं जो कि अलग अलग एलिमेंट है बट उनका मास सेम है। एग्जांपल क्या है? एक होता है आपका कैल्शियम और आपका आर्गन, इन दोनों का जो मास होता है वो 40 होता है, दोनों का सेम मास है। तो यहां पर भी हमने पकड़ लिया, और इसी को ही हम बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनके मासेस सेम है। और आइसोटोप क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनके मासेस जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है ना वाला। एक एलिमेंट जिसके अलग अलग मासेस, जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, वो सब। ठीक है, इनको हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ते हैं बेटा, अभी डिटेल में आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो तीन कमी थी, ये तीन कमी डाल्टन बाबा की निकल आई कि भैया उसने बोला था तोड़ नहीं सकते, हमने कहा हमने तो तोड़ दिया। फिर उसने बोला था कि सेम एलिमेंट में मासेस सेम होने चाहिए, हमने बोला अलग अलग हो गए। फिर उसने बोला था कि भैया अलग अलग एलिमेंट है तो उनके मासेस अलग अलग होने चाहिए, बट हमने बोला अलग अलग एलिमेंट के भी सेम मासेस हो गए। तो डाल्टन भैया के साथ हुआ मोए मोए। क्या हुआ? मोए मोए कर दी हमने उसके साथ। हमने कहा यार ठीक है यार भाई डाल्टन भैया, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मोए मोए हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जिसपे बेटा एक सवाल आना आपका तय है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, बट उससे पहले ध्यान से सुन ले। अब थोड़ा सा अंदर से ऊर्जा रखा कर, है ना। इतनी सी देर हुई है भैया, थक गए। इतनी सी देर हुई भैया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा भैया, कब होगा लेक्चर खत्म भैया, कब होगा? देखो, श्री न्यूटन बाबा कह के गए थे कि जो वक्त होता है वो सुंदर कन्या के साथ तो ऐसे बीत जाता है मानो घंटे भी हमें मिनट के समान लगने लगते हैं, बट जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ये जो वक्त है ये ऐसे बीतता है कि 5 मिनट भी घंटे लगने, जब बच्चे ये ऐसे बीतता है कि 5 मिनट भी घंटे लग रहे होते हैं, है ना। तो ये हमारे श्री न्यूटन बाबा जी कह के गए थे, तो मुझे मालूम है फीलिंग, बट कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो, मजे से पढ़ो। चलिए, है ना, फोकस के साथ पढ़ो। अब देखते हैं मॉडर्न डे ऑफ सिंबल क्या है। देखो, अब क्या हुआ कि अलग अलग एलिमेंट्स तो हमें पता है, अब उन एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल बनाने की कोशिश करी, बट उस समय पर सिंबल पता कैसे बनाए, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अलग अलग सिंबल बना दिए, हाइड्रोजन के लिए ऐसे डॉट बना दिया, ये देखो। और भैया ये तो किसी का साइन होता है ना, कौन सी गाड़ी का साइन होता है ये अपनी, बता दो कौन सी गाड़ी का? BMW, ऑडी, किसका होता है ये? BMW का होता है शायद, पता नहीं। अपने लिए तो लॉर्ड एल्टो है, एल्टो गाड़ी सबसे बेस्ट। ठीक है, ये कार्बन का ऐसा है, सल्फर का ऐसा बना दिया, लेड का L लिख दिया, सिल्वर का I, पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो उस समय पर क्या हुआ, जब भी एलिमेंट्स का नाम लिखना होता बड़ा टिपिकल होता था कि सर्कल बनाओ, डायग्राम ड्रॉ करो, चित्रकारी कर दी थी उन्होंने। तो साइंटिस्ट को बड़ा गुस्सा आता था, साइंटिस्ट बोलते थे भैया दिस इज वेरी टफ। तो साइंटिस्ट ने बोला इसमें हम बदलाव कर देंगे, और साइंटिस्ट ने निकाला सबसे सिंपल तरीका। उन्होंने बोला कि किसी भी एलिमेंट का नाम उसके पहले अक्षर से रख दो, यानी अगर हाइड्रोजन है तो उसको H कर दो, ठीक है। फिर एक सवाल आ गया कि अगला जो एलिमेंट होता है वो हीलियम होता है, तो उसमें भी H है। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा, और उसमें से एक बैक बेंचर निकल के आया, और बैक बेंचर ने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है। तो सबने बोला क्या आइडिया है? तो बैक बेंचर का आइडिया तो होता ही खतरनाक है। तो बैक बेंचर ने आइडिया दिया कि अपन काम करते हैं, अपन ये करते हैं कि शुरू के 2 जो वर्ड्स हैं उससे नाम रख लेते हैं। तो हीलियम का नाम रख दिया H और E तो ये बैक बेंचर की कहानी हो गई, ठीक है। तो H और E, तो इस प्रकार से सारे एलिमेंट के अपने अपने नाम है, मतलब जो उनके जो एक्चुअल नेम है उसी से ही उसके सिंबल बना लिए। जैसे कि और हम देखते हैं हाइड्रोजन का होता है H, एल्यूमिनियम का होता है बेटा आपका AL, क्योंकि इसके पहले अक्षर AL होते हैं, ठीक है। अब देखो,
कुछ कुछ नाम इंग्लिश में, कुछ कुछ नाम लैटिन में भी होते हैं। जैसे कि जो सोडियम होता है ना, उसका लैटिन में नाम होता है नेट्रियम। क्या होता है बेटा? नेट्रियम। तो इस वजह से उसका जो सिंबल होता है सोडियम का, वो होता है Na। सिमिलरली जो आपका आयरन होता है उसका नाम होता है फेरम, तो इसलिए उसका जो सिंबल होता है वो होता है Fe। सिमिलरली आपके और भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, उसका जो नाम होता है लैटिन में वो होता है कैलियम, तो इस वजह से हम K रखते हैं। ये जो K है, इसको हम पोटेशियम को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा। सिमिलरली कॉपर भी होता है, कॉपर का जो लैटिन नेम होता है वो होता है आपका साइरिस, और इस वजह से हम क्या कर रहे होते हैं? उसको Cu से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं, बट उससे पहले एक चीज याद रखना, सिंबल लिखने के 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या है? फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल। कभी भी आप आयरन का सिंबल ऐसे नहीं लिख सकते, F और डबल E, आप लिखोगे ये, दूसरा अक्षर जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। इस बात को याद कर लो। अब भैया एलिमेंट जो है हमें याद नहीं होते, एलिमेंट भैया ये पता नहीं कैसे याद हो पाएंगे। हमारे टीचर बोलते हैं कि आपको एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स तो याद रखने हैं। भैया कैसे याद करें, इतने मुश्किल होते हैं, एल्यूमिनियम, बोरोन, पता नहीं क्या क्या है। भैया कोई ट्रिक दे दो। मैंने कहा आज ऐसी ट्रिक दूंगा ना कि तू लेक्चर में मजे करके जाएगा। देख, अब ट्रिक समझना बेटा, 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट आप याद कर पाओगे इस ट्रिक से। ट्रिक क्या है बेटा? सिंपल सी ट्रिक है, देखना बेटा। हाय हेलो हाय हेलो BBC न्यूज, हाय हेलो BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये जो ट्रिक थी ना, ये मेरे टीचर ने मुझे बताई थी, बड़े टाइम से चलती आ रही है, आपने भी अपने स्कूल्स के अंदर सुनी होगी। तो क्या है, शुरू के 10 को तो तुम याद कर सकते हो, हाय हेलो BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। जो लास्ट है नाइट यानी नियॉन। ठीक है, शुरू के 10 ऐसे हो गए। और दूसरी अपनी एक और कहानी अपनी, वो देखिए तुमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें अब्दुल होता है ना, अब्दुल जिसकी दुकान होती है बाहर, वो अब्दुल क्या करता था? वो सोडा बेचा करता था, बहुत सारी नई पेप्सी, सोडा, ये सभी तो बेचता था तारक मेहता के उल्टा चश्मा में। तो उसी की कहानी है। अब्दुल जो है उसको काली चीजें पसंद नहीं है, तो देखना हमने क्या बनाई, ना मांगो अब्दुल से, ना मांगो अब्दुल से पेप्सी, है ना भैया? अब्दुल को पेप्सी पसंद नहीं, मत मांगना। पेप्सी सोडा, याद रखना, ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, पेप्सी सोडा, कोल्ड ड्रिंक और है ना, और AR यानी और क्या उसको पसंद नहीं है? उसको पसंद नहीं है क्या? मीठा खाना। तो उसने बोल दिया कि उसको पसंद नहीं है क्या? काजू और कतली। तो कतली को भैया CATLI ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो क्या बोला उसने? ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा, कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। तो ये हो जाते हैं आपके निमोनिक्स, जिसकी मदद से आप याद कर सकते हो फटाफट से शुरू के 10। ठीक है, इनको आप ऐसे याद कर सकते हो और इनको आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ये हो गया आपके एलिमेंट्स याद करने की ट्रिक। बहुत सारी ट्रिक लेकर आया हूं बेटा तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत लो। व्हेन प्रशांत भैया इज हियर, व्हाई टू फियर भैया, चिल करो, अपन सब कर देंगे, है अपन सब कर देंगे। ठीक है, तुम इतना टेंशन मत लिया करो। तुम्हारे स्कूल के टीचर भी ना बेटा यही लेक्चर देख के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तुम सब्र रखो। आ जाओ, देखो भैया, अब आ जाते हैं हम एटॉमिक मास के ऊपर। देखो एटॉमिक मास क्या होता है? हर एक एटम का जो मास होता है वो कहलाता है एटॉमिक मास। नाम से समझ आ रहा है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड क्या? आपका एटॉमिक मास। यानी एक एटम का, याद रखना, एक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, एक एटम का जो मास है वो कहलाएगा मेरा एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखना बेटा, IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एटॉमिक मासेस देती है, एटॉमिक नंबर देती है। तो उन्होंने एक ट्रिक बताई। ट्रिक क्या बताई? तुमने कभी सब्जी लेने गए हो? तुम सब्जी लेने पे क्या करता है वो, एक उनपे एक मशीन होती है, या फिर पुराने जमाने वाले पे तुम गए हो तो उनके पास एक बाट होता है। बाट यानी एक वेट होता है ना, बाट बोलते हैं उसको, पर वो एक वेट होता है। ठीक है, तो क्या करता है उसमें तराजू होता है। ठीक है, ये एक तरफ, ये दूसरी तरफ, तो इस पे वो रखता है 5 kg, और फिर तुम्हारे सेब यहां पर रखता है, सेब यहां पर रखना शुरू करता है ना। और जैसे ही दोनों बराबर आ जाते हैं तो उसे लगता है ठीक है 5 किलो, है ना। तो IUPAC ने हमारे
फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर की ट्रिक यूज कर ली। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला देखना बेटा, उन्होंने बोला हम भी यही ट्रिक लगाएंगे। कैसे करेंगे, हम एक कार्बन का एटम लेंगे। कौन सा लेंगे, कार्बन, C12, और उस कार्बन के एटम को 12 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, यानी 12 टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े, ठीक है। कितने टुकड़े बेटा, 12 टुकड़े, है ना, काउंट कर लेना कितने, 12, है ना। 12 टुकड़ों के अंदर डिवाइड करा। 12 टुकड़ों के अंदर डिवाइड करने के बाद ये जो एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा उठाया और फिर तराजू लिया उन्होंने, मतलब बेसिकली तराजू नहीं लिया, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। फिर उन्होंने एक टुकड़ा लिया और उसको रखा तराजू पे, और उन्होंने तराजू पे रख दिया, ये मेरा जैसे पिज्जा स्लाइस होता है ना बेटा उस प्रकार से ये उन्होंने इधर रख दिया, इसका टुकड़ा, है ना। 12 टुकड़ों में डिवाइड करा और एक जो टुकड़ा था उसको यहां पर रख दिया, और उस टुकड़े के हिसाब से सारे एलिमेंट्स को मेजर करा। और इन्होंने जब हाइड्रोजन को रखा ना, जैसे